लेट्स लर्न 2.0 आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी का गोल्डन टेस्ट 7 करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, जो कि इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके देने हैं। क्या कह रहा है, हम गद्यांश पढ़ते हैं। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमित अंतर जाना नहीं था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मरे पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ मरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था से मेरे साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों को इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मात्रा पर पानी फेर देता था। बच्चिया को हटाते ही रमा रमा कर घर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी नहीं थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक अंगुली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को मैं भूल न होने देना का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। ये जो पैराग्राफ था आज का, और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको 31 से 35 तक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आप इस पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके और आप पढ़ सकते हैं। क्या पैराग्राफ था वो हमने पढ़ के सुना दिया एक बार। चलिए हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश में प्रयुक्त निश्चय का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि निश्चय का समानार्थी कौन सा है जो नहीं है। निर्णय, फैसला, कृतकृत्य या फिर पक्का विचार। देखिए, जो निश्चय का मतलब होता है क्या होता है बताइए। इसका आंसर कमेंट करिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए, कमेंट करते जाइए मेरे बताने से पहले, और आप मूल्यांकन कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। जो निश्चय है, निश्चय का मतलब निर्णय लेना हो जाता है। फैसला मतलब फाइनल निश्चय। पक्का विचार का भी मतलब निश्चय होता है। अतः यहाँ पर जो कृतकृत्य है वो इसका समानार्थी नहीं होगा, क्योंकि कृतकृत्य का मतलब होता है कोई काम किया हुआ है पहले से उसी को दोबारा से करना, आपको कृतकृत्य में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द गंभीर का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है गंभीर का असमानार्थी यानी कि अपोजिट कौन सा है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है? गहरा, गहन या गूढ़ या दुर्बोध। बताइए गंभीर का क्या है जो असमानार्थी है। आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा दुर्बोध, क्योंकि गहरा, गहन और गूढ़ ये एक गंभीर विचार, गंभीर सोच, गंभीर थिंकिंग का पर्यायवाची हैं। लेकिन जो दुर्बोध है यानी कि दुर प्लस बोध होगा। यहाँ पर दुर प्लस बोध होगा। इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो दूर प्लस बोध होगा, मतलब जिसको कोई जानकारी ही नहीं हो उसको दुर्बोध कहा जाता है। अतः आपका आंसर 4 हो जाएगा। कोमल का विलोमार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कोमल का विलोमार्थी कौन सा है? मृदुल, नरम, नाजुक या फिर सख्त। देखिए, कोमल का विलोमार्थी आपको बताना है। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सख्त, क्योंकि मृदुल, नरम और नाजुक जो कोमल है उसी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सख्त इसका विलोम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि का काम किसे सौंपा गया है? प्रश्न के अनुसार बच्चों को खाने पिलाने सुलाने का काम किसको सौंपा गया है? पिता का, नर्स को, दादी को या फिर माता को? देखिए लास्ट की पंक्तियों में अपन जाएं तो उन्होंने कहा था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है, यानी कि माता को सौंपा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका माता को। किसको? माता को।
स्वर्ग गमन का समास विग्रह क्या होगा बताइए। स्वर्ग का गमन, स्वर्ग के लिए गमन, स्वर्ग में गमन या फिर स्वर्ग को गमन। जल्दी से कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ग को गमन। स्वर्ग को गमन, स्वर्ग का गमन जो है कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है 36 से 40 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और उसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। चलिए हम पढ़ के बताते हैं। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। धर्म और विज्ञान की बात कर रहा है ये। और धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है। सत्य के प्रति जिज्ञासा, जो मेन पॉइंट है उन पर अपने टिक लगा रहे हैं। और उस हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। जो विज्ञान है उसको हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कृत्य करवाता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग नरक में विश्वास करता है। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना है। किसके रूप में उद्घाटन करना है? लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना है। चलिए अब हम आंसर करेंगे। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है बताइए। तो अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद या फिर सत्य की खोज। तो देखिए दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या होगा? दोगुना लाभ, धन की वर्षा, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, हार जीत का फैसला। बताइए 37 का क्या आंसर होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के पहलू का मतलब होता है यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38। विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है, वाक्य किस काल का है आपको बताना है। विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है, क्या ये वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है या फिर पूर्व भूतकाल का है। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सामान्य वर्तमान काल। ईश्वर में कौन सा लिंग है बताइए। पुल्लिंग, दोनों, स्त्रीलिंग या फिर कोई नहीं। बताइए ईश्वर में जो है कौन सा लिंग होगा। तो ईश्वर में यहाँ पर जो लिंग होगा वो होगा पुल्लिंग, क्योंकि आपने कभी सुना है कि ईश्वर आती है, ईश्वर जाती है, ऐसा कभी नहीं सुना। आपने सुना होगा ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर होगा, होगी कभी नहीं होगा। ईश्वर होगी ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना या फिर चिंता करना। बताइए सिर चढ़ाने का क्या आंसर होता है, हिंदी अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका बहुत आज़ादी देना। कृपया कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। आटा दाल का भाव मालूम होना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, संसार का व्यावहारिक ज्ञान होना, पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, खाना बनाने आना। बताइए क्या होगा। आटा दाल का भाव मालूम होने का लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा संसार का व्यावहारिक ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 42। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, वाक्य में पदबंध क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चंस होगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे। परीक्षा से हुबहू पेपर आपके लिए लेके आए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। तो देखिए यहाँ पर लास्ट की लाइन में घिरे हुए श्री कृष्ण, जो कि एक संज्ञा है और संज्ञा के नाम से इसी नगर में प्रवेश किया। किसमें? नगर में। नगर भी एक संज्ञा है, अतः आपका संज्ञा जो है पदबंध हो जाएगा। सीता ऊपर बैठी है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, कौन से प्रकार का है आपको बताना है। सीता ऊपर बैठी है कौन सा होगा? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, तो ये सब स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा स्थानबोधक। ये जो चिन्ह दे रखा है कोष्टक में, निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है आपको बताना है। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर लाघव चिन्ह।
बताइए ये जो चिन्ह है वो किसको कोष्ठक में निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा उद्धरण चिन्ह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किस दिशा को राजस्थानी शब्दावली में आथूर्ण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आथूर्ण। राजस्थानी शब्दावली में आथूर्ण किसे कहा जाता है? पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को। तो देखिए राजस्थानी शब्दावली में आथूर्ण जो है वो पश्चिमी दिशा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी दिशा को। पठन कौशल प्रशिक्षण देने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? बताइए पठन कौशल प्रशिक्षण देने की महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी? कहानी, अक्षरबोध, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कहानी शिक्षण की प्रणाली नहीं है। बताइए वाचन प्रणाली, चित्र प्रदर्शनी, मौखिक या संकुचित अध्ययन। क्या है जो कहानी शिक्षण की प्रणाली नहीं है? आपका मोस्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका बताइए? इसका आंसर होगा आपका संकुचित अध्ययन। कविता शिक्षण का कौन सा पद है? वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण या उपयुक्त सभी। बताइए कविता शिक्षण का पद क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण में अशुद्धि होती है। बताइए भाषा जब पढ़ाते हैं तो क्या किस किस में अशुद्धि हो सकती है? लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या फिर उपयुक्त सभी। बताइए भाषा शिक्षण में कहाँ कहाँ अशुद्धि हो सकती है? तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इन सभी में गलतियाँ हो सकती हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। पाठ में चित्र भी दिए होते हैं कभी कभार जो किताब बनी हुई आती हैं, तो उन चित्रों का क्या उद्देश्य होता है बताओ। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का जो है प्रचलन है। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि जो ए है आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? प्राथमिक स्तर पर जो कौन सी गतिविधि है भाषा विकास के लिए उपयोगी नहीं हो सकती? मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बताएं, ये वाली, या फिर सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, या पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या फिर विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, या फिर जो है बताइए इनमें से कौन सा होगा आंसर। वीडियो को पॉज करिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य का बनाना जो है प्राइमरी स्तर पर अपेक्षित नहीं होगी। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षा क्या रखते हैं आप? देखिए प्राइमरी स्तर पर कोई टीचर है, भाषा शिक्षक है, उससे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराए, वो बच्चों को अनेक मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाए, या फिर कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे, या बच्चे को निरंतर परीक्षाएं लेती है बच्चे की। तो बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करिए आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बताइए बच्चों का जो भाषाई विकास है वो सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्यपुस्तक पर, या समृद्ध भाषा परिवेश पर। बताइए बच्चों की भाषाई विकास का जो सर्वाधिक रूप से निर्भर है वो किस पर करेगा? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, एक साथ सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो चैनल को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा समृद्ध भाषा परिवेश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बताइए किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बताइए क्या होगा आंसर? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का जो है चयन करेंगे? आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली का चित्रात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 55, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं फिर डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ये बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक
मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं, या फिर स्वतंत्र प्रभावी व संस्कृतिनिष्ठ, या फिर मानक सहज प्रभावी या मानक प्रभावी संस्कृतिनिष्ठ। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। एक मॉडरेट लेवल का आपके लिए क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर सही बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। कौन सी साहित्यिक विधा को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको इस पढ़ने पर जोर देना है, सस्वर बोलना पड़ेगा, अनिवार्यतः बल देंगे। आत्मकथा पर, या ऑटोबायोग्राफी, या फिर एकांकी पर, या जीवनी पर, या फिर यात्रा वृतांत पर। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांकी। चलिए नेक्स्ट। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है बताइए। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए उसको, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए उसको, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पर मोस्ट जो है क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या फिर व्याख्या प्रणाली। बताइए आंसर क्या होगा आपका। कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या फिर व्याख्या प्रणाली। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा कक्षा अभिनय जो प्रणाली है वो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 59। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से होता है? मुँह से, कान से, कान व आँख से, या फिर आँख से। बताइए नाटक का जो संबंध है वो किस ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो क्या आंसर होगा कमेंट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। यदि आपने ईवीएस का मॉडल पेपर नहीं देखा तो ईवीएस का भी देखिए, वो हमने अपलोड कर दिया है। और साइकोलॉजी गोल्डन टेस्ट आज हमारा 19 आएगा, तो उसको भी आप चेक करें और देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कान और आँख। यानी कान से सुनते हैं और आँखों से देखते हैं, जो है नाटक में काम में लिए जाते हैं। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या करती हैं बताइए। मनोरंजन का साधन है, या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या भाषा कौशल के लिए विकास का एकमात्र साधन है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और विकास की संभावना लिए होती हैं, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, या मनोरंजन के साधन है, या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं भाषा कक्षा की कहानियाँ। अतः आज हमने मॉडल पेपर 4 अटैम्प्ट कर लिया है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो एग्ज़ाम तक लगातार जारी रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।